आगा कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं इम्तियाज जलील के पास जाता हूँ। इम्तियाज जलील मैं आ रहा हूँ आपके पास। हाँ बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, ये बड़ा सोच समझ के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। हाँ। और ये बड़ा पॉलिटिकली लोडेड स्टेटमेंट है उनका। और हैदराबाद में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रांग करने के लिए। और दूसरा पब्लिसिटी स्टंट, चलिए यही तो बड़ा आरोप लग रहा है। और उसके नतीजे बहुत बुरे होते हैं। इससे मैं समझता हूँ बहुत दूर तक इसके नतीजे जाएंगे। बहुत इमैच्योर, बहुत गलत स्टेटमेंट है, इसका खंडन करना चाहिए सबको। चलिए ये बड़ी बात कह गया कमर आगा। इससे पहले कि मैं इम्तियाज जलील साहब आपसे आपके पास आऊं, मीम अफजल साहब आप मुस्कुरा रहे थे, आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, इसमें ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूँगा, गौरव जी कभी आपने जमीयत उलमा का नाम सुना है? हिंदुस्तान की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इज्जत देश का हर वासी करता है। और वो तंजीम पिछले 10 साल से भी ज़्यादा हो गए, जब भी इस तरह के कुछ लड़के पकड़े गए हैं उसने उसको लीगल एड फराहम की है, लेकिन उन्होंने कोई पब्लिसिटी आज तक नहीं की। आपने भी कभी एतराज़ नहीं किया, कहीं किसी चैनल पर इस पर बहस नहीं हुई, इसलिए कि वो एक नेक काम करते हैं। उसमें जो लोग मुलव्विस पाए जाएंगे उनका फैसला अदालत करेगी, वो उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ लोग उसमें ईमानदारी से उन्होंने उसको फाइट किया केस को और छूट गए, वो बेगुनाह थे, तो जाहिर है ये उनका हक है। ओवैसी साहब ने ऐसा किया, मुझे इस पर एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पर है इसका ऐलान क्यों किया। चलिए अभी जलील साहब बताएंगे, जो उनके MIM के यहाँ नुमाइंदे बैठे हुए हैं, कि उन्होंने जो तकरीर की थी, गौरव जी ज़रा सुन लें, उन्होंने जो तकरीर की थी उसका 95% हिस्सा IS के खिलाफ किया था उन्होंने। वो तकरीर जो है इशू नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि अगर वो तस्वीर, हम बहुत सारे लोग चाहते हैं वो तस्वीर ओवैसी की कोई ना देखे। वो बहुत अच्छा बोले हैं, मैं कह रहा हूँ, हम लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। मैं ओवैसी साहब का यहाँ कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूँ, हम उनकी मुखालफत करते हैं, सख्त मुखालफत करते हैं, ठीक है, उनके स्ट्रेटजी की मुखालफत करते हैं। लेकिन उन्होंने 5 लड़कों की बात की, और चूंकि वो हैदराबाद से थे, इससे पहले 10 साल से बहुत से लड़के पकड़े गए। कभी ओवैसी साहब या उनकी तंजीम तो बहुत पुरानी है, आज़ादी के बाद से है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, बड़ी बात कह रहे हैं मीम अफजल साहब और इम्तियाज जलील हमारे साथ इस पैनल में। अब उनसे जवाब लेना बनता है, अब उनसे जवाब लेना बनता है। सर आपने जो बात कही, कमर आगा ने जो बात कही, अब जवाब लेना बनता है। और इम्तियाज जलील मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद डॉक्टर वी सोनकर शास्त्री मैं आपके पास आऊंगा। इम्तियाज जलील, 2 बड़े आरोप। एक ऐसा आरोप कि आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं, चीजों को सेंसेशन फैला रहे हैं बजाय इसके कि आप कोई नेक काम करना चाह रहे हो। दूसरा आरोप कि आप उस चीज के अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं। क्या अगर आपको कानूनी मदद देनी थी, ठीक है, संविधान में अधिकार है, कानूनी मदद अगर आप देना चाहते हैं तो केवल उन्हीं लोगों को क्यों? और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको कानूनी मदद की जरूरत इस देश में होती होगी। क्या आप उन सबको कानूनी मदद देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? क्या आप सबको कानूनी मदद पहुंचाते हैं, या ये एक सिलेक्टिव अप्रोच है? इम्तियाज जलील। देखिए साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिए है कि अगर जो लड़कों को लीगल एड इस हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फंडामेंटल राइट बोल के दिया गया है, 35A सेक्शन के तहत हर इंसान को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया गया है। जैसा जफर भाई ने बताया है कि इवन अजमल कसाब को इस देश ने पूरा जुडिशियल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उसे फांसी पे लटकाया है। और जब उसे फांसी पर लटकाया साहब, तो पूरे मुल्क ने उसका स्वागत किया, हम लोगों ने भी उसका स्वागत किया, बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने यहां तक कह दिया कि अजमल कसाब को हम अपने कब्रिस्तान में दफन तक नहीं होने देंगे क्योंकि इसने हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया था। अब सवाल यह है साहब कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर यह हो रहा है। कुछ लड़कों को गिरफ्तार किया जाता है, पहले 11 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें से 5-6 लड़कों को छोड़ दिया गया है, 5 लड़कों के ऊपर कहा कि नहीं इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। जलील साहब आप जो बात कह रहे हैं वो एक पहलू है। MP है इम्तियाज जलील, जो आप बात कह रहे हैं वो एक पहलू है। अब जरा आपने बात छेड़ी तो मेरी बात सुनिए आप, और उस बात को सुनने के बाद आप जवाब दीजिए। जुलाई 2015 जब आपके नेता अवसुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुंबई ब्लास्ट के दोषी याकूब मेनन की फांसी का वो विरोध करते हैं। जनवरी 2016 वो कहते हैं कि अगर चुनाव में MIM हारी तो मुसलमानों को बकरे का गोश्त खाने को नहीं मिलेगा। मार्च 2016 को कहते हैं कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मेरी गर्दन पर कोई छुरी रख दे। जून 2016 में कहते हैं उन्होंने ISIS को हेल्प देने की बात कही। सर ये सारी बातें सिलसिलेवार देख ली जाएं तो इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको आप कह सकते हैं कि ये जायज है?
जी साहब, आपने इतने सारे चूंकि आरोप लगा दिए हैं तो थोड़ा सा मुझे मौका दे दीजिएगा ताकि हर एक के बारे में मैं थोड़े से अपनी पार्टी की तरफ से सफाई रख सकूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये हुआ है। अगर उन लड़कों के परिवार वाले आकर ये कहते हैं, अगर वो मेरे पास भी आते और ये कहते कि देखिए साहब हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है, ये हमारे पास सबूत है, तो हो सकता है मैं भी ये कहता, लेकिन मैं ये कहता कि देखिए चूंकि एनआईए ने आपको गिरफ्तार किया है, फैसला मैं नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक वकील लगा दूंगा, आप जाके अदालत के अंदर, अदालत फैसला करेगी। लेकिन इस मुल्क के अंदर हो यह रहा है साहब कि जब भी एनआईए या सीबीआई या महाराष्ट्र की एटीएस या कहीं कर भी एटीएस है किसी नौजवान लड़के को किसी आतंक के मामले में गिरफ्तार करती है और उसी दिन रात में स्टूडियो के ऊपर तय हो जाता है कि ये आतंकी है करके। मुद्दा ये नहीं कि आप कानूनी सहायता दे रहे हैं, मुद्दा ये कि आप अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं उस पर। ये तो आपका सोच है साहब। मेरा सोच नहीं, मीम अफजल भी उस बात को कह रहे हैं, कमर साहब हम तो कुछ भी करते हैं तो आप उसके अंदर से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मकसद निकाल लेते। ये तो आपकी परेशानी है साहब कि हम अगर मुसलमान लड़कों के हक में अगर खड़े रह रहे हैं तो उसमें भी आपको सियासत नजर आ रही है, ये आपकी सोच है। हमारी सोच है, हम आपको दूसरे पैनलिस्ट की सोच सुनाते हैं, साफ है, इसीलिए लोग हमारे साथ इम्तियाज जलील, हम आपको दूसरे पैनलिस्ट की सोच सुनाते हैं। डॉक्टर वी सोनकर शास्त्री, मैं आ रहा हूं, कमर आगा मैं आ रहा हूं। डॉक्टर वी सोनकर शास्त्री, आपकी क्या सोच है, जरा बताइए इम्तियाज जलील को इस मुद्दे पर। देखिए, इम्तियाज जी जो भी बोल रहे हैं मैं उसको सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये जो कानूनी सलाह के नाम पर सियासत बात कर रहे हैं, खुल करके ये एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं एक वर्ग विशेष को। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान में इस देश में जो भी अपराधी होगा उसके लिए यथोचित सारी व्यवस्थाएं हैं। उसको पॉलिटिकल ढंग से उसकी घोषणा करके उसको लाभ देने की कोशिश अगर किया जाता है तो यह निसंदेह किसी उद्देश्य से किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम लोगों ने जो बातें रखी हैं वो यह बातें स्पष्ट करती हैं कि जिस तरह से ओवैसी साहब ने खुल करके इस तरह के मुद्दे को सामने रखने की और उसका पॉलिटिकल लाभ लेने की कोशिश की है, वो एक तरह से निंदनीय है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गंभीर मुद्दे से दुनिया लड़ रही है, जूझ रही है, खून बह रहे हैं, अपनों के खून बह रहे हैं। ये हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं ये कोई विदेश से नहीं आए हैं, यहीं के लोग हैं, हम सब लोग एक हैं और लाशें गिर रही है जमीन पर। कम से कम इसका ख्याल रखना होगा कि हमारे किस बात से इस प्रकार के मुद्दे को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो दुर्भाग्यवश हो गया है। बहुत सारी बातें हुई, मैं उन पर अभी नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहूंगा, लेकिन ये जो उन्होंने कहा है इसका निंदा होनी चाहिए और उनको इसको विड्रॉ भी करनी चाहिए। चलिए, आपको इसको विड्रॉ करना चाहिए। कमर आगा कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है डॉक्टर शास्त्री, ओके डॉक्टर शास्त्री, यू मेड योर पॉइंट। डॉक्टर शास्त्री मैं आता हूं आपके पास, संविधान पूरा करेगी। डॉक्टर शास्त्री मैं आता हूं आपके पास, कमर आगा कुछ कह रहे हैं, फिर आता हूं मैं इम्तियाज आपके पास। भाई 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जितने भी लोग अब तक अरेस्ट हुए सब ने कहा, सरिशवाला साहब ने भी कहा और दूसरे ने भी कहा, उनको लीगल एड मिली। और लीगल एड देने का काम ऐसे चीज़ों पे हमेशा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करती हैं और हिंदुस्तान में एक नहीं दसियों ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इन केसेस को लड़ाई। और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जमीयतुल उलमा इस्लाम लड़ती है बगैर प्रोपेगेंडा के, अभी मीम अफजल ने बताया, और लोगों के लिए केसेस करते हैं, उस पर कोई एतराज़ नहीं करता किसी को। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा पॉलिटिकल स्टंट लगता है। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक सवाल ये है कि मुसलमानों का, तो मुसलमानों के लीडर तो ये ऑर्गेनाइजेशन है नहीं कि इनके पास जो इनका रिप्रेजेंटेशन अगर मुसलमानों का देखा जाए तो बहुत ही कुछ % भी नहीं निकलता। उसके बावजूद वो पॉलिटिकल पार्ट, जैसा कि आप कह रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो फैलाया जा रहा है ना यहाँ पर। ये यहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। और इम्तियाज जलील साहब जवाब दीजिए। और इससे नुकसान मुसलमानों का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, हिंदू मुस्लिम डिवीजन हो रहा है। मैं दो सवाल पूरे जितने भी सम्मानीय पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ। खमर आगा साहब, मैंने आपको बहुत इज्जत करता हूं मैं आपकी। मैं आपकी भी और ओवैसी साहब को पर्सनल जानता हूं, उनके वालिद की भी मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं ओवैसी साहब की भी, उनके वालिद की भी, और आपको खमर आगा साहब मैं आपसे एक अदबन ये सिर्फ सोच की बात है और वैसे मैं नहीं कह रहा हूं। मैं खमर आगा साहब आपको एक
अदबन आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है जो महाराष्ट्र की जेलों में आकर देखे कि महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों का परसेंटेज तो 13% है, लेकिन मुसलमानों की आबादी जो है जेलों के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर वो 26% है। इन्हें कहीं पर भी कोई लीगल एड नहीं दिया जा रहा है, इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अंडर ट्रायल्स है, इतने साल की सजा अगर वो जेल में रह चुके हैं तो उन्हें छोड़ दीजिएगा, इन्हें लीगल एड नहीं दिया जा रहा है। दूसरा एक सवाल मैं पूरे पैनलिस्ट से ये करना चाहूंगा, उनको लीगल एड आप भी तो नहीं दे रहे। नजर से सर वही तो सवाल है, फिर आपने कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हम यकीनन कुछ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को हम शक की नजर से अभी दिल्ली की एक घटना का मैं एक सेकंड आप जिक्र करना चाहूंगा। आपने मैं आता हूं सोमकर शास्त्री साहब, इम्तियाज जलील साहब, मीमफजल साहब मैं आता हूं। इम्तियाज जलील साहब, आपने खुद कहा कि 26% मुस्लिम बंद है महाराष्ट्र की जेल में, आपने इन 26% की मदद की क्या? या आपको केवल हैदराबाद के 5 लोग मिले जिनका आईएसआई से कनेक्शन बताया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। हमने महाराष्ट्र के डीजी प्रिजन्स को पत्र लिखा है और हमने कहा है कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, अगर वो जेल के अंदर सिर्फ अंडर ट्रायल बोल के सड़ रहा है पैसों की वजह से, तो हम उसके लिए मदद करने के लिए तैयार है। रिटर्न के अंदर है हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो उसकी कॉपी भेजता हूं मैं। दूसरी बात यह है साहब कि 2 महीना पहले मालेगांव के 5 साल जेल में काटकर नौजवान लड़के निकले हैं। 10 साल तक वो अब जेलों के चक्कर काटते रहे, 5 साल जेल में रहे। 10 साल के बाद अदालत का फैसला आता है, जब उस वक्त की एटीएस और सीबीआई कहती थी कि नहीं ये नौजवान मुसलमान लड़के जो है ये आतंकी थे, लेकिन 10 साल के बाद फैसला आता है और अदालत कहती है कि नहीं। आपने अपने बड़े सवाल उठा दिए इम्तियाज जलील महाराष्ट्र सरकार पर, साथ ही केंद्र सरकार पर। विजय शंकर शास्त्री साहब से जवाब लेते हैं उसका। डॉक्टर शास्त्री जवाब दीजिए। आपके रूलिंग स्टेट में एड नहीं मिल रही लोगों को वहां पर जो बंद है जेलों में, खासकर एक कम्युनिटी से जो लोग हैं उनके ऊपर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल गलत और बेसलेस बात इन्होंने कही है। चैलेंज करता हूं मैं, इस तरह की बातें नहीं है। मैं भी आपको चैलेंज करता हूं। आप ये कह रहे हैं कि अगर वहां पर 26% एक ही वर्ग विशेष के लोग हैं तो शेष लोग किस वर्ग के हैं, जरा उसके बारे में भी सोचिए। और क्या उनको मिल रहा है कानूनी सलाह? रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े में बता रहा हूं साहब आपको, 26% मुसलमान है वहां पे और उतने ही % करीब दलित के लोग वहां पर जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। आप एनसीआरबी के डाटा को गलत मत साबित करिएगा। इम्तियाज जी, अगर आप थोड़ी सी धैर्य से और इतना बौखलाएं ना, इतना इनटॉलरेंस ना हो, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा। आप ही की बात को मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं साहब, झूठ सुनने कि अगर की मुझे आदत नहीं है, 26% वहां मुस्लिम वर्ग के लोग हैं। नहीं, आप शायद सच नहीं सुनना चाहते हैं, गुमराह रखना चाहते हैं पब्लिक को, देश को, इसलिए नहीं सुनना चाहते। मैं आपको बतला रहा हूं कि 26% अगर मुस्लिम समाज के लोग हैं तो बाकी जो लोग हैं उनके बारे में सोच रहे हैं कि 84% कौन लोग हैं? 74% भी, उनकी भी तो चिंता आप कर सकते हैं। सवाल यहाँ जेल में लोगों की बात नहीं हो रही है। सवाल यहाँ जो आईएसआई से संबंधित लोग हैं, जो आज दुनिया के लिए खतरा बने हुए हैं, पूरी दुनिया में उनके लिए एक तरह से भर्त्सना और निंदा की जा रही है, उनके सहयोग की बात कर रहे हैं। जबकि संविधान में अगर वो निर्दोष हैं और उसकी निंदा ये भी करते हैं, इनकी पार्टी भी करती है, व्यवस्था है, उनका ख्याल किया जाएगा। उस संगठन की निंदा इनकी पार्टी भी करती है। जब ओवैसी दिन ओवैसी ने बात कही तो उन्होंने वाकई, जैसा कि मीम अफजल साहब ने कहा, निंदा की थी। और उसी बयान में वो कहते हैं कि जिनका उससे कनेक्शन, उनको हम कानूनी मदद भी मुहैया कराएंगे। ये बड़ा डबल स्टैंडर्ड लगता है इम्तियाज अली। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, मीम अफजल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आता हूं जफर भाई। पहले तो मैं कहूंगा कि जो इम्तियाज़ जलील साहब ने डेटा की बात की है, ये अखबारों में आया है और शंकर शास्त्री जी को शायद इसका पता नहीं है, लेकिन ये बात सही है, अखबारों में आया है, कंफर्मेशन मैं भी नहीं कर सकता। और ये बात भी सही है कि अगर आप मुझे भी पता है, जेलों में जाकर देखेंगे तो आपको बड़ी तादाद में आपको कमज़ोर तबकों के लोग, और जो शंकर शास्त्री जी खुद आते हैं जिस वर्ग से, उस तबके के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग काफ़ी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बहुत अरसे से हो रहा है। और ये नाइंसाफ़ी जो होती है, इसके लिए लड़ाई होती है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, मुझे ओवैसी साहब अगर किसी को लीगल एड दे रहे हैं, मुझे उसमें कोई कानूनी बाधा नज़र नहीं आती। आज मेरठ में किसी ने उनके ऊपर केस कर दिया है,
वो केस करेंगे तो फिर वो कल हुकूमत पे केस करेंगे कि आतंकवाद के जो मुलजिम हैं, मुजरिम और मुलजिम में फ़र्क समझ लीजिए, वो एक्यूज़ हैं, अभी वो साबित कुछ नहीं हुआ है। अगर किसी एक्यूज़ को कोई भी मदद देता है, सरकार भी देती है। अजमल कसाब को भी लीगल एड सरकार ने दिलवाई थी, तो सरकार पे भी मुकदमा चलना चाहिए कि लीगल एड क्यों दी टेररिज्म के जो लोग एक्यूज़ड हैं। तो ये मेरा एतराज़ इस पर नहीं है। मेरा एतराज़ जो जलील साहब है, अभी गौरव ने कुछ स्टेटमेंट्स पुराने आपके सुनाए, मैंने उनमें से हर स्टेटमेंट की मुखालफत की है, कांग्रेस पार्टी के हैसियत से भी और बहैसियत एक मुसलमान भी। दोनों सूरतों में मैंने उसको ठीक नहीं समझा। मैंने इनके वालिद साहब के साथ कई इश्यूज़ पर काम किया है, मैं उनकी सोच भी जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। ये पढ़े लिखे आदमी हैं सर, तो वही तो सवाल है जो स्टेटमेंट्स आप जिन्होंने आपको आपने जिनको कोट किया, मैं आ रहा हूं, मतलब आप भी यही कह रहे हैं कि जरूर ये सोची समझी बात, लेकिन सोची समझे तरीके से बात की जा रही है पॉलिटिकल फायदे के लिए, आप भी यही कह रहे हैं। गौरव जी, ये कैलकुलेटेड मूव है, मैं यही कहने जा रहा हूं। हाँ। दूसरी बात, मैं एक बात और कहता हूं, अभी मोदी जी ने अपने एक इंटरव्यू में एक बात कही थी, वो जरा गौर से सुन लीजिए आप। वहां पर उनसे जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने एक सवाल किया कि आपकी पार्टी के कुछ लोग बड़े उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं। तो मोदी जी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था, और वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था, मीडिया की तरफ उनका इशारा था कि आप इसे ऐसे लोगों को हीरो बनाना बंद कर दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अभी मैंने शुरू में एक बात कही थी, जो उनकी तकरीर का 95 हिस्सा अगर आप दिखा रहे होते टेलीविजन, नहीं, हमने पढ़ी हो तकरीर, हमने देखी हो तकरीर। वैसी साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, पॉलिटिक्स है, मैं बिल्कुल मानता हूं उस बात को, वो खत्म हो जाती। हाँ, जो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हाँ, टकराव की पॉलिटिक्स। हाँ, लेकिन हाँ, आपको भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसे लोग जो हमेशा उल्टे सीधे बयान देते हैं, अगर वो कभी पॉजिटिव बात कैसे इग्नोर करें, तो उसको भी दिखाना चाहिए ताकि उनको थोड़ा सा एहसास हो। हम बिल्कुल दिखा रहे हैं, हम मान रहे हैं। मैं तो आपकी बात को कोट कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं, वाकई उन्होंने जिस तरह से आईएसआईएस की वहां पर निंदा की, वो बिल्कुल उन्होंने किया। मैं मानता हूं इस बात को, आपकी बात, लेकिन उन्होंने जो किया उसको कैसे इग्नोर करें? इस पर्सपेक्टिव में जब पूरी दुनिया में इस बात को बहस छिड़ी हो कि मजहब के नाम पे कत्ल किया गया ढाका में, मासूम लोगों का कत्ल किया गया, और वहां भी इंसानियत को कुचला गया। सर, जफर सरेशवाला कुछ कहना चाह रहे थे। जफर सरेशवाला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल मीम अफजल साहब की जो बात थी वही, क्योंकि हम लोग भी गुजरात में 2002 के बाद बहुत सारे मुसलमान गलत तरीके से गिरफ्तार हुए थे। हमने 12 साल तक उनकी मदद की, लीगल एड की, लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, किसी को भी पता नहीं है। और जमीयतुल उलमा को क्या जो मीम अफजल साहब ने कहा, क्या किसी ने वो भी कहा बिल्कुल कि आप गद्दार हैं? नहीं, कोई बिल्कुल नहीं कहा। और बल्कि हम तो मोदी साहब के साथ काम भी करते थे, और मोदी की सरकार ने जिनको गिरफ्तार किया था उनके लिए हम मदद भी करते थे लीगल। तो ये उसका कोई वाह वाह करने की जरूरत नहीं है, ना उसका ऐलान करने की जरूरत है। बात वही है मीम साहब की जो सही है। आपने ऐलान नहीं किया, तो ऐलान करते तो ऐलान करने की कोई जरूरत प्रोग्राम हो जाता, बहस हो रही होती उस पर। मीम अफजल साहब, तो क्या बहस नहीं करनी चाहिए? भाई, काम नेक काम करना है तो करिए, आप नेक काम करना है चुपचाप करिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी कोई ऐलान करने की। आता हूं, डॉक्टर शास्त्री कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं इम्तियाज जलील आपके पास आऊंगा। डॉक्टर शास्त्री बोलिए। देखिए गौरव जी, हम अपने मित्रों की बातें सुन रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा है कि जैसे इसको पूरी बातों को एक तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, किसी वर्ग विशेष के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, हम उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत में तो ये है कि पहली बार देश में एक अच्छा वातावरण बन रहा है, विकास का वातावरण बन रहा है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, आर्थिक विकास से लेकर हर तरह के विकास हो रहे हैं, रोजगार की बातें आप ये कह रहे हैं समाधान किया जा रहा है। शास्त्री, नहीं कहाँ बन रहा है? नहीं, मैं एक आपकी पार्टी के कम से कम, एक मौका शास्त्री जी, आपकी पार्टी के कम से कम 12 लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं तो दोहरा भी नहीं सकता हूं, और वातावरण को खराब करते हैं, और आप कह रहे हैं देश विकास की तरफ जा रहा है। यही तो हमारी शिकायत है मोदी जी से।